to get to know him better. For the first 45 minutes, Ravish and I will speak with Yogi ji. Then we'll open the floor for questions. There are lots of questions, and I've got lots of messages before the show started. And then we'll end the conversation with a rapid fire. Please, as Pooja said, I encourage all of you who are online to keep the chat box active. I'll keep looking at the chat box and I'll try to make this as interactive as possible. Yogi ji, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Very warm welcome to Express Adda. नमस्कार. योगी जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है. मैं सबसे पहले अनंत जी आपको और रवीश जी समेत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के जुड़े हुए सभी जितने भी आपके इस संपादकीय मंडल से जुड़े हुए आपके सदस्यगण हैं, इन सबका अभिनंदन करता हूं और इस ये अड्डा कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं. धन्यवाद. धन्यवाद. उत्तर प्रदेश देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, तो स्वाभाविक रूप से आबादी हमारी बड़ी नहीं बल्कि हमारी चुनौतियां भी बड़ी हैं और उन बड़ी चुनौतियों का सामना भी हम लोग प्रदेश के अंदर उसी मजबूती के साथ करते रहे हैं. आज उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं. हमें विरासत में जो प्रदेश मिला था वह सबके सामने है. आज से 4-4.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के अंदर क्या धारणाएं थी, मुझे लगता है कि आप सभी मित्रों से ये सब छुपा हुआ नहीं है. लेकिन आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली होंगी. अगर कोई व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है तो उत्तर प्रदेश के बारे में वो अच्छी धारणा बनाता है. उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बहुत कुछ अर्जित भी किया है. याद करिए 2016 में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 16वें स्थान पे था. आज वो नंबर 2 पर है. उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी देश की 6ठी इकोनॉमी के रूप में मानी जाती थी. हम लोगों के पास भी जब दुनिया से कोई आता था तो हम लोगों को कहना पड़ता था कि हम देश में आबादी की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हैं, लेकिन इकोनॉमी हमारी 6वीं अर्थव्यवस्था है. लेकिन आज ऐसा नहीं है. आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है और जो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है अपना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन हम लोगों को दिया, उस उद्देश्य से हम लोगों ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है, मैं मानता हूं कि अगले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ेगा. इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. हम लोगों ने पहले 3 वर्ष में कार्य में हमें कोई समस्या नहीं आई. मार्च 2017 से मार्च 2020 तक हमारे कार्य बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़े. लेकिन मार्च 2020 के बाद कोरोना एक ब्रेकर बना और कोरोना के इस ब्रेकर ने केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया को प्रभावित किया. उत्तर प्रदेश की चैलेंज सबसे ज्यादा थी. याद करिए, उत्तर जैसे ही लॉकडाउन 25 मार्च से प्रारंभ हुआ तो 25 मार्च से प्रारंभ होने के साथ ही लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही हमारी चुनौतियां भी बढ़ती गई. पहले दिल्ली से, फिर महाराष्ट्र से, फिर देश के अलग अलग राज्यों से जो पलायन शुरू हुआ. 40 लाख माइग्रेंट लेबर तो केवल उत्तर प्रदेश में आई थी. और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की ओर जाने वाले लोग थे. बिहार है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, या फिर उत्तर प्रदेश से होकर के राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड की तरफ जाने वाले लोगों को भी केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश बना था. और एक भी प्रवासी कामगार और श्रमिक ये नहीं कह सकता है कि उनके साथ कोई भेदभाव हुआ हो. उत्तर प्रदेश ने सम्मान के साथ न केवल उन सबको रखा, बल्कि अगर किसी राज्य ने थोड़ी भी वो दिखाई कि हम लोग अपने यहां नहीं लेंगे, इस समय हमने 21 दिन का क्वारंटीन उनको अपने यहाँ क्वारंटीन सेंटर में करवा करके उनकी लॉजिंग, फूडिंग की, उनके स्वास्थ्य की सभी सुविधाएं यहाँ पर दी. लगभग 1 करोड़ माइग्रेंट लेबर ऐसा था जो उत्तर प्रदेश में या तो आया या उत्तर प्रदेश से होते हुए गया और हमें उनको क्वारंटीन करना पड़ा.
लेकिन कहीं भी कोई शिकायत की गुंजाइश उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के अंदर जब कोरोना का पहला केस आया था मार्च 2020 में, तो उस समय हमारे पास टेस्ट की कोई सुविधा नहीं थी, टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी। हम लोगों ने 0 टेस्ट से अपना प्रारंभ किया था। आज हम 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। भारत सरकार ने हमें सपोर्ट किया, हमें जनता ने समर्थन दिया, विभिन्न लोगों ने, संस्थाओं ने, CSR से भी हमें सपोर्ट किया। आज हमारे पास पर्याप्त लेबोरेटरी हैं और हम लोगों ने 4 लाख टेस्ट पर डे करने की क्षमता उत्तर प्रदेश आज अर्जित कर चुका है। और सर्वाधिक टेस्ट वर्तमान में उत्तर प्रदेश कर रहा है। हमारे 6 करोड़ टेस्ट होने जा रहे हैं कुछ ही दिनों में। ये उत्तर प्रदेश ने जो इस दौरान कार्य किए, और कोविड प्रबंधन में भी सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद प्रबंधन की दृष्टि से अगर देखा जाए, चाहे वह प्रवासी कामगार और श्रमिकों का रहा हो या फिर कोरोना से पॉजिटिविटी रेट और मृत्यु दर, दोनों को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट है वह किसी भी बड़े राज्य या दुनिया के किसी भी देश से बेहतर रिजल्ट है। सेकेंड वेव उत्तर प्रदेश के अंदर ये मार्च के अंत से आना प्रारंभ हुआ था और ये अप्रैल के प्रथम सप्ताह से इसका प्रभाव देखने को मिला। सेकेंड वेव के बारे में लोगों ने तमाम प्रकार की बातें की, तमाम प्रकार की भ्रांत धारणाएं फैलानी शुरू की और यहां तक बोलना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हुआ। मैं स्वयं उस समय कोरोना की चपेट में आ गया था। जैसे मेरी नेगेटिव रिपोर्ट आती है मैं स्वयं फील्ड में उतरता हूं। हम लोगों ने पहले उन सभी क्षेत्रों में जाकर के जब दौरा प्रारंभ किया और एक्चुअल स्थिति मीडिया के सामने रखी, तो फिर ये बातें कही जाने लगे कि साहब ये कोरोना इसलिए फैला क्योंकि पंचायत चुनाव हो रहे, पंचायत चुनाव कराए गए। हम लोगों ने कहा भी पंचायत चुनाव तो कोर्ट के इस आदेश के आधार पर हम लोगों ने कराए, उसको कोई कोर्ट नहीं करता था। लेकिन उसके बाद कहा गया साहब गांव में कोरोना अनियंत्रित हो चुका है। मैं गांव का दौरा प्रारंभ किया, मेरे मंत्रीगण गांव के दौरा करना प्रारंभ किए, तो उसके बाद उन्होंने अन्य तमाम मुद्दे तराशने शुरू कर दिए कि नदी में 100 बहाए जा रहे हैं और भी तमाम बातें कहनी शुरू कर दी। जब नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में उन समुदायों ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि साहब हमारी परंपरा का हिस्सा है दफनाना और 100 प्रवाह हमारी परंपरा का हिस्सा है, उस पर भी कोई लोग चर्चा करने को तैयार नहीं थे। देखिए, ये हमें अंतर इस बात को दिखाना पड़ेगा कि दुनिया इस समय महामारी से जूझ रही है। यह महामारी एक सामान्य फ्लू से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। देश की लड़ाई है, सामूहिकता इसके साथ होनी चाहिए। नकारात्मकता और भ्रम की स्थिति नहीं फैलाया जाना चाहिए। लेकिन कुछ संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने भ्रम की स्थिति पैदा करके देश की इस लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया। आज आप देख रहे होंगे कि जिस डेल्टा वेरिएंट के कारण भारत के अंदर संक्रमण की दर इतनी ज्यादा थी, आज दुनिया के तमाम देश उसी की चपेट में हैं। और दुनिया के उन देशों के अंदर आखिर क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा है? हाँ, तो टीकाकरण काफी बड़ी मात्रा में हुआ था, आज उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, आज उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। लेकिन देश की छवि को धूमिल करने के जो कुत्सित प्रयास हुए, इसको रोका जा सकता था, रोकना चाहिए था। और देश की लड़ाई को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश कोरोना महामारी से बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ रहा था, उसमें हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती थी, हमारा ये राष्ट्र धर्म बनता था, हम इस लड़ाई में सहभागी बन करके इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने केवल नकारात्मकता फैलाना ही अपने मिशन का एक महत्वपूर्ण भाग समझ लिया था और उस समय स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास किया। आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जिसके बारे में दुनिया के विशेषज्ञ कहते थे कि मई और जून में उत्तर प्रदेश में
एक्टिव केस की संख्या मई लास्ट में और जून तक ये स्थिति बहुत खराब होगी। देखिए आज 23 जून है, उत्तर प्रदेश में आज केवल 208 कोविड पॉजिटिव केस आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा एक जनपद पूरी तरह कोरोना से मुक्त हो चुका है, महोबा। उत्तर प्रदेश के अंदर आज 12 जनपदों में 0 पॉजिटिव केस 0 रहे हैं। 52 जनपद हमारे ऐसे हैं जिनमें सिंगल डिजिट में कोविड पॉजिटिव केस आए हैं। प्रदेश के अंदर हमारे 1 या 2 जनपद हैं जहां डबल डिजिट में पॉजिटिव केस आए हैं। और जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि मई के अंत में और जून में यूपी के अंदर एक्टिव केस 3.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज एक्टिव केस 3,600 रह गए हैं। यानी आज के दिन पे कुल 3,666 एक्टिव केस उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ और उत्तर प्रदेश के अंदर मार्च 2020 से लेकर के आज तक कुल जो मृत्यु हुई है, मृत्यु एक एक मौत दुखद है, उन सभी के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य को, स्वजन को, किसी मित्र को खोया है, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन अगर टोटल मृत्यु अगर उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो 22,000 है। अगर बड़े राज्यों से आप तुलना करेंगे या दिल्ली से आप तुलना करेंगे या दुनिया के किसी देश से आप तुलना करेंगे तो पता लगेगा कि वास्तव में कोरोना प्रबंधन का कार्य उत्तर प्रदेश ने, जिसके बारे में, जिसे पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत में मिली थी, जिसके पास कुछ भी पहले नहीं था, हमें पहले दिन से सब कुछ एक पहले दिन से प्रारंभ करना पड़ा था, हमने उस दिशा में आगे बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश में आज कोरोना कर्फ्यू पूरी तरह खुल चुका है। हमारी गतिविधियां सामान्य होने की ओर अग्रसर है। दिन में हमारी सुबह 7 बजे से लेकर रात्रि को 9 बजे तक सामान्य कामकाज संपन्न हो रहा है। हमने नाइट कर्फ्यू और वीकेंड ऑफ रखा है, साप्ताहिक बंदी शनिवार रविवार को रखा है, बाकी सभी गतिविधियां चल रही हैं। हमने सेकेंड वेव में एक और चीज का ध्यान रखा, हमने अपने उद्योग बंद नहीं किए। हमारे सभी उद्योग सेकेंड वेव के दौरान चलते रहे। हमने वहां पे कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाए थे। हमारे ऑफिसेज बंद नहीं हुए। संख्या हमने शिफ्ट वाइज बुलाई थी, लेकिन कार्य हमारे चलते रहे। खेती बाड़ी के कार्य चलते रहे, आवश्यक सेवाएं चलती रही, परिवहन निगम की बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर चलती रही। तो कोरोना प्रबंधन के साथ साथ आवश्यक सेवाओं को और पब्लिक को भी कोई समस्या ना हो, इस पर भी हमने कार्य प्रारंभ किया। और जीवन को बचाने के साथ साथ जीविका को भी बचाने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश लगातार इस दिशा में प्रयास किया और उसके परिणाम भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। प्रबंधन का कार्य कैसे हुआ है, इस पे हम आगे चर्चा कर सकते हैं और मुझे लगता है कि ये सार्थक चर्चा आगे बढ़ सकती है। योगी जी, सबने कहा था कि हम लोगों ने, पूरे भारत ने, सारे प्रधानमंत्री से लेकर के सारे चीफ मिनिस्टर्स ने जो पहली वेव थी उससे सीख करके तैयारियां की हैं, लेकिन दूसरी वेव में समझ में आ गया कि कुछ कमी रह गई। अब 2 वेव्स के एक्सपीरियंस के बाद आपको कौन सा सीख मिला है या कौन सी नई चीजें जो आप लोगों को एज ए प्रशासक आपको समझ में आई हैं, जिसको आप मुस्तैद रखेंगे ताकि अगला बार जब भी अगर वेव आता है तो जो चूक हुई दूसरे वेव में वो नहीं होगी? देखिए रवि जी, एक चीज हम जरूर माने, जो मैंने पहले भी कहा, हम एक महामारी का सामना कर रहे हैं। याद करिए जब 1918-19 में लगभग 10 वर्षों तक स्पेनिश फ्लू आया था, दुर्भाग्य से उसके डाटा सुरक्षित नहीं रखे गए। पर मिलियन उस समय मौत क्या थी? 25,000 थी। आज अगर आप देखेंगे, ये कोविड प्रबंधन का बेहतर वो है। आज अगर आप देखेंगे तो ये भारत के अंदर, दुनिया के अंदर न्यूनतम है।
और उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे तो और भी न्यूनतम है। दूसरा, महामारी में हर प्रकार के संसाधन हमेशा कम पड़ जाते हैं। देखिए, फर्स्ट वेव की तुलना में सेकंड वेव में संक्रमण बहुत तीव्र था, हर एक ने इस चीज को स्वीकार किया, और कुछ संस्थाओं के गैर जिम्मेदार हरकतों से स्थिति पैनिक हुई, भ्रामक प्रचार से स्थिति पैनिक हुई। जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी वो भी ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़ा, जिन्हें बेड की आवश्यकता नहीं थी उन्होंने एडवांस बेड बुक करा दिए, जिनको रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं थी वह भी रेमडेसिविर के लिए दौड़ पड़ा, उनको मालूम ही नहीं। मैं आपको आश्चर्य करके बताता हूं, एक दिन एक चीज मैं देख रहा था और वह दृश्य था एक मेडिकल स्टोर का। एक लाइन लगी थी तो उसमें एक रिपोर्टर जाता है, पूछता वहां पर कि आप लोग क्यों यहां खड़े हैं, तो उन्होंने कहा साहब दवा के लिए। तो कहा कैसी दवा? उन्होंने कहा हमने सुना है कि ब्लैक फंगस आ गया है और इसकी दवा हम लोग लेना चाहते हैं। तो कहा कि आपको ब्लैक फंगस हो गया? कहा नहीं। कहा आपके परिवार के किसी सदस्य को? उन्होंने कहा नहीं। तो क्यों लेना चाहते हैं? कहा साहब फ्यूचर के लिए अगर कोई आ ही गया तो हम लोग अभी से रख लेना चाहते हैं। देखिए, महामारी है और महामारी में पब्लिक अवेयरनेस बड़ा मायने रखता है। दुर्भाग्य से अवेयरनेस फैलाने के बजाय हमने स्थिति में भ्रामक प्रचार करके पैनिक बनाने का प्रयास किया और हर व्यक्ति दौड़ा। उसका परिणाम क्या था? देखिए, ये तो था कि अगर एक हॉस्पिटल में 500 बेड का कोई हॉस्पिटल रहता है, सामान्य दिनों में आप देखेंगे तो हॉस्पिटल में 500 बेड्स के किसी हॉस्पिटल में 50 ऐसे बेड्स होते हैं मात्र जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, भी सामान्य ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। 1 लीटर 2 लीटर पर आवर के हिसाब से ऑक्सीजन वहां यूज होती है। लेकिन कोविड के मामले में अगर पेशेंट क्रिटिकल है या वो हॉस्पिटल पहुंच गया है तो 500 में से 450 पेशेंट ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, और अगर वह एचएफएनसी में है तो 16 से लेकर 24 लीटर पर आवर की ऑक्सीजन उनको चाहिए थी। हम उसको भी देखें और उस सब के बावजूद भारत सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाई, एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन मंगवाया और उसकी आपूर्ति करने का प्रयास किया। जो लोग भ्रामक प्रचार करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात आई तो ये लोग भाग गए। पीआईएल दाखिल करके कोर्ट से आदेश कराते हैं, जब ऑक्सीजन ऑडिट की बात आती तो उन्होंने अपनी ऑक्सीजन की डिमांड ही कम कर दी। ये भी दृश्य हम लोगों ने देखा है। वे सभी चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए थे जो इस महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे थे। दुखद है वो नहीं हो पाया। सरकार ने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास किए और उसी दिशा से थर्ड वेव की तैयारी भी लगातार उसी के साथ हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी। उत्तर प्रदेश ने 4 चरणों में इस पर कार्य प्रारंभ किया। देखिए, थर्ड वेव की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, ये जो समय व्यक्त की जा रहा है, ये समय कौन सा है? जब तमाम प्रकार के संक्रामक बीमारियां और विषाणु जनित बीमारियां उस समय आती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, डेंगू है, कालाजार है, चिकनगुनिया है, इंसेफ्लाइटिस है, मलेरिया है, सभी चीजें उस समय देखने को मिलती हैं सितंबर अक्टूबर में। एक तो स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उन क्षेत्रों में सुनिश्चित हो सके, इस पर विशेष अभियान हमारा चल रहा है और ये विगत वर्ष से हम लोगों ने चलाया है और इसको हमने एक मिशन मोड में लेकर के इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, थर्ड वेव के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि 12 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों को यह अपनी चपेट में ले सकता है। 12 वर्ष की आयु के छोटे बच्चे, हमने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेज किया है और अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए हैं जिसमें 12 वर्ष से छोटी आयु के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन का कवर दिया जा सके। तीसरा, हम लोगों ने हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू
और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के साथ ही कुछ सीएससीज को भी हमने इसके लिए चयन किया है। और चौथा जो हमारा अभियान चल रहा है वह हमारी निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा काम किया था। सेकेंड वेव के समय डोर टू डोर सर्वे करके हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना और अगले 24 घंटे के अंदर उनका कोविड टेस्ट करा करके उन्हें होम आइसोलेट करना है कि हॉस्पिटल पहुंचाना है या क्वारंटीन सेंटर लेके जाना है, कहां जाना है, इसकी तैयारी करना। हम लोग अब तक एडल्ट के लिए मेडिसिन किट उपलब्ध करवा रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने बच्चों की भी मेडिसिन किट बनाई है और उसके 4 ग्रुप में उसको भी लिया है। 0 से 1 वर्ष, 1 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। ये 4 ग्रुप में मेडिसिन किट वितरण की कार्रवाई निगरानी समिति के माध्यम से गांव गांव और घर घर हम लोग 27 जून से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये तीनों प्रकार की कार्रवाई हमारी आगे बढ़ रही है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने वैक्सीनेशन की ड्राइव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। याद करिए जब 16 जनवरी को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो लोगों ने तमाम भ्रामक प्रचार किए थे। बहुत सारे लोग ऐसे जो वैक्सीन लगाने से बच सकते थे या वैक्सीन लेने के कारण इस संक्रमण इसकी जो संक्रमण था कोविड का, इसको कम किया जा सकता था, उनकी दुखद मौत हुई है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या वे लोग जिम्मेदार नहीं जिन्होंने वैक्सीन के प्रति दुष्प्रचार किया, जिन्होंने उस समय कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि ये मोदी वैक्सीन है, क्योंकि ये बीजेपी वैक्सीन है, हम तो नहीं लगाएंगे। ये कौन दुष्प्रचार कर रहे थे? हमने क्यों नहीं उसको कटघरे में खड़ा किया? और पहली बार हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं क्या वैक्सीन के लिए इतनी जल्दी कभी कोई वैक्सीन, किसी एक वायरस के खिलाफ इतनी जल्दी कोई वैक्सीन आया? नहीं, पहली बार है। 9 महीने के अंदर वैक्सीन मार्केट में आ गई और भारत जैसे देश में 2-2 वैक्सीन आई। और 16 जनवरी से पहले आप सोचिए, अगर हेल्थ वर्कर्स को 16 जनवरी से वैक्सीन नहीं दी गई होती, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं दी गई होती, क्या हम सेकेंड वेव को फेस कर पाते? बहुत कठिन था। यह प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता है कि वहां पहले चरण में उन सभी को वैक्सीनेट करके पूरी तरह सुरक्षा कवच दिया गया, जिससे इतनी बड़ी लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने में सफलता प्राप्त हुई और उसको लेकर के तेजी के साथ हम आगे बढ़ पाए। अन्यथा बहुत कठिन होता, क्योंकि हम देख रहे थे जो भी थोड़ी भी कहीं भी कोई चपेटे में आ गया, पूरे का पूरा ग्रुप चपेट में आता था। हम लोगों ने बहुत नजदीक से इसको महसूस किया है। इसलिए हम तीसरे वेव की, भगवान करें तीसरी वेव ना आए, लेकिन आती है, हम लोग तैयार हैं। योगी जी, आपने ध्यान आकर्षित किया किस तरह से, और आरोप एक तरह से लगा रहे हैं कुछ लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन एक कंपैरिजन आपको दिखा होगा, जैसे पिछली बार जब पहली वेव आई, किस तरह से संवाद राष्ट्र की जनता के साथ किया, इसको मैनेज करने में जनता को सतर्क किया। दूसरे वेव के दौरान ऐसा लगा, आपको कभी महसूस हुआ कि संवादहीनता का दौर बहुत लंबा खिंच गया? ये 2 महीने देखिए रवीश जी, प्रधानमंत्री जी ने 21 मार्च 2020 को, 24 मार्च 2020 को और उसके बाद हर सप्ताह मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या टेलीफोन के से व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके बराबर वहां की जानकारी वे लेते भी थे और उसके बारे में अपना मार्गदर्शन भी देते थे। लगातार ये चला है सिलसिला, लगातार ये चला है। यानी मुझे याद है 21 मार्च 2020 से लेकर के और ये लगातार अभी तक चला है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठते भी हैं, बातचीत भी की है, वेबिनार के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार इन चीजों को आगे बढ़ाया गया और देश को भी संबोधित किया गया लगातार इसके बारे में। याद करिए, पहले दिन से ही प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते रहे हैं कि हमें किसी भी स्थिति में कोरोना के खिलाफ लापरवाह नहीं बनना है।
2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया। ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, ट्रिपल टी का ये फॉर्मूला देश को प्रधानमंत्री जी ने ही दिया। देश के अंदर हम अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकें, पीएम केयर्स के माध्यम से हर एक राज्य को बिना भेदभाव के ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। पीएसए, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट हर एक जनपद लगा सके, हर एक राज्य लगा सके, इसको पर्याप्त धनराशि हर एक जगह पीएम केयर से उपलब्ध करवाया गया। वैक्सीन हर एक राज्य को उपलब्ध कराई गई। लेकिन उस सब के बावजूद भी संवादहीनता कोई बोलता है तो मुझे लगता है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए कोई बोल रहा है। कोई संवादहीनता नहीं थी। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लगातार देश को मिलता रहा, राज्यों को मिलता रहा। और केंद्र सरकार, देखिए, केवल मुख्यमंत्रियों के साथ ही संवाद नहीं होता था। कैबिनेट सेक्रेटरी के माध्यम से, होम सेक्रेटरी के माध्यम से और अन्य प्रधानमंत्री जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से, राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ, होम सेक्रेटरी के साथ, हेल्थ सेक्रेटरी के माध्यम से, स्टेट के हेल्थ सेक्रेटरीज के साथ, ये लगातार क्रम हर दूसरे दिन तीसरे दिन चलता रहता था। अलग विषय है कि वो चीजें मीडिया में नहीं आई होंगी, लेकिन कहीं भी संवादहीनता नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है इसको गंभीरता का अभाव हो सकता है दिखा हो। अति उत्साह नहीं लगता कि बीजेपी अपने जो ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग में फरवरी में प्रस्ताव पास करती है कि हम लोगों ने कोरोना पर विजय प्राप्त कर लिया। इससे आम जनता में संकेत क्या जाता है कि लड़ाई खत्म हो गई है, हम विजय प्राप्त कर चुके हैं और अब आप ढिलाई बरत सकते हैं। आप स्वयं प्रचार करने जा रहे हैं केरला में, वेस्ट बंगाल में, सो प्रायोरिटी में लगता है इससे भी जनता में संदेश जाता है कि लड़ाई ये खत्म हो गई है, अब हम चुनावी लड़ाई पर आ गए हैं। अभी से एक बात बताऊं मैं जी, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है ना, आप मानते हैं? हाँ। और ये भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की चैलेंज सबसे ज्यादा थे। बिल्कुल, हाँ। हमारे यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा लगातार होती रही है। हमने पिछले 4 वर्ष के अंदर क्या किया है इसकी चर्चा किसी ने नहीं की, लेकिन हमेशा इस बात के लिए कोसते रहे हैं। हमने कोविड को पूरी तरह नियंत्रित सितंबर 2020 में कर लिया था। सितंबर के बाद से हमने सभी एक्टिविटीज अपनी खोल दी थी यूपी के अंदर। सितंबर से हमारी सारी एक्टिविटीज प्रारंभ हो चुकी थी और अक्टूबर नवंबर में, याद करिए, अयोध्या में हम लोगों ने दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया था। नवंबर में देव दीपावली का भव्य आयोजन वाराणसी में किया था। आखिर ये चीजें क्या दिखाती थी? हमने वायरस को नियंत्रित किया, लेकिन चेतावनी बराबर देते थे कि वायरस कमजोर हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के अभियान को हम चलाते रहे। याद रखना, हम लोगों ने पहले दिन से टेस्ट हमारे कभी कम नहीं हुए। मैंने कहा 0 से हम बढ़ाते गए और पूरे, जब हमारे यहाँ केस, देखिए, एक समय तो हमारे यहाँ ऐसे फरवरी में यूपी के अंदर एक दिन केवल 85 केस आए थे, केवल 85 केस, और एक्टिव केस भी न्यूनतम स्तर पर आ गए थे। तो आखिर ये चीजें हम लोग किस रूप में कहें? यानी ये चीजें ये दिखाती है ना कि हम लोग, हमारा जो अभियान चल रहा लगातार चल रहा, लेकिन हम लोगों ने टेस्टिंग की स्थिति को कम नहीं होने दिया। लगातार हमारा टेस्ट चलता रहा, लगातार हम लोग अपनी टेस्टिंग को बढ़ाते रहे और टेस्टिंग को बढ़ा करके 0 से लेकर के हम लोग उसको बढ़ा करके लेके चल गए 4 लाख तक। यानी मार्च तक हम 1.5 लाख टेस्ट पर डे करते थे। मार्च के बाद फिर हम उसको 2 लाख तक लेके गए, 2.5 लाख तक लेके गए, 3 लाख तक लेके गए, 3.5 लाख लेके गए और एक दिन 3,97,000 तक लेके पहुंचे थे। के अंदर सबसे अच्छा प्रबंधन था भारत का। सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव को हमने नियंत्रित किया। आखिर इंग्लैंड के अंदर इस प्रकार की स्थिति क्यों है आज? आखिर इंग्लैंड की आबादी कितनी है? 6.5 करोड़ की आबादी है ना। इंग्लैंड के अंदर पर डे कितने केस आ रहे हैं? यूपी की 24 करोड़ की आबादी, और हमारे यहाँ जो एक दिन में सर्वाधिक पॉजिटिव केस आए थे, जिस दिन हमारे यहाँ पीक था, वो 38,055 केस थे। ये 24 अप्रैल का है। आज ब्रिटेन के अंदर कितने केस आए?
मुझे लगता है अगर ब्रिटेन यूपी की आबादी यूपी की 1/4 आबादी के बराबर है, 1/4 आबादी के बराबर ब्रिटेन, और आज ब्रिटेन के अंदर अगर वैक्सीनेशन का वहां पूरा ड्राइव चला, उस सबके बावजूद भी वहां पर इतने लोग इन्फेक्ट हुए जबकि वो लगातार लॉकडाउन में है। तो हमें महामारी को समझना होगा और फिर महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती से सभी लोग मिलकर के लड़ सकें, इसके बारे में भी हमें एक सामूहिक स्वर से देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। योगी जी, महामारी से लड़ना होगा, उसके लिए जितनी जानकारी, जितने आंकड़े पुख्ता होंगे उतनी ही अच्छी लड़ाई हो सकती है, ये सारे एपिडेमियोलॉजिस्ट कहेंगे। एक आंकड़ा जो भी सबसे ज्यादा विवादों में आया है वो मृत्यु के, आपने एग्जांपल दिया वो गंगा के किनारे या वो सब, ये तस्वीरें दुनिया भर में चली गई हैं, लेकिन एक बात पे शायद सभी सहमत होंगे कि जितनी हॉस्पिटल में दर्ज हुई हैं उससे ज्यादा मौतें हुई होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल नहीं आ पाए होंगे, हॉस्पिटल के बाहर हो गया होगा या गांव में हो गया होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट होगा, और एज ए प्रशासक क्या आप एक डेथ ऑडिट करने का सोचेंगे ताकि जितना ही अच्छा आंकड़ा मिलेगा उतना ही अच्छा प्रबंधन भविष्य के लिए हो सकेगा? नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ आपसे जानना चाहता हूं कि क्या नॉन कोविड से मौतें नहीं होती थी? और क्या नॉन कोविड की मौतें बंद हो गई? देखिए, कोविड के दौरान सबका फोकस कोविड के संक्रमण को रोकने और कोविड उपचार को लेकर फोकस था। हम लोगों को भी इस चीज का एहसास हो रहा था, इसलिए हमने हर जनपद में इस बात की व्यवस्था की कि नॉन कोविड पेशेंट के लिए भी कुछ हॉस्पिटल अलग से आरक्षित किए जाने चाहिए, वहां पे हमें वो करना चाहिए। हमने टेली कंसल्टेशन इसीलिए शुरू किया, लेकिन अंडर एस्टिमेट की बात मुझे लगता है गलत है। दोनों चीजें, एक कोविड के हमारे पास वो केसेज हैं जिन लोगों के कोविड टेस्ट करवाए गए, कोविड टेस्ट कराने के बाद वह पॉजिटिव हुआ, चाहे वह घर होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल में है, अगर उसकी दुखद मौत हुई है हमारे पोर्टल का पार्ट बना। लेकिन अगर कोई नॉन कोविड है और घर में उसकी मौत हुई है, हमारे पोर्टल का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो नॉन कोविड है, हमने उसका कोई टेस्ट नहीं किया है, या टेस्ट किया, टेस्ट नेगेटिव आया, हमारी उसका पार्ट नहीं है। या हो सकता है कि कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद किसी कोविड यानी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के कारण किसी की डेथ हुई है, वो उसका पार्ट नहीं होगा, क्योंकि पोर्टल उसको पहले ही अपने यहां से आउट कर चुका है, क्योंकि वहां नेगेटिव आने के बाद वह घर जा चुका है। उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी अन्य चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोगों ने हर दिन इस बात को कहा, हर हॉस्पिटल को इस बारे में, और जहां थोड़ी भी लापरवाही होती थी इस टेस्टिंग की रिपोर्ट में, या फिर हम लोग हर एक को कहते थे कि कितने पॉजिटिव हो रहे हैं आपको उसी दिन अपलोड करना पड़ेगा, कितनी डेथ हो रही है आपको उस दिन अपलोड करना पड़ेगा, डाटा हर दिन अपलोड करिए। अगर संक्रमण के कारण कोई आपका जो है कर्मचारी इसके कारण संक्रमण की चपेट में आता, तो आप उसके साथ एक व्यवस्था रखिए कि हम कहीं भी अपने डाटा को अपलोड करने में चूके ना। और इसमें जवाबदेही भी तय की हमने तो बहुत सारे जनपदों में, जहां पर अगर किसी ने लापरवाही की तो उनके वहां स्पष्टीकरण मांगे गए, कार्रवाई भी हुई। लेकिन ये कह देना कि ये इस रूप में है, ये गलत है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमने सितंबर में फर्स्ट वेव को नियंत्रित कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि अक्टूबर नवंबर में हमारे दो बड़े कार्यक्रम हुए थे, अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम, और उसके बाद पूरे प्रदेश के अंदर दीपावली का कार्यक्रम हुआ था। उससे पहले अगस्त में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास का और शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ भी हुआ। और उसके बाद हम लोगों ने देव दीपावली का कार्यक्रम वाराणसी में किया था, भव्य आयोजन हुआ था, लगभग 10 लाख लोग पूरे आयोजन के साथ जुड़े थे वहां पर। हम लोग सितंबर के अंत तक कोरोना को की फर्स्ट वेव को नियंत्रित कर चुके थे। और मैंने आपको बताया फरवरी में हमारे यहां कुल 85 केस रह गए थे, 85 केस रह गए थे। अब मैं आपको बताऊं
जनवरी 21 में हम लोगों ने जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किए हैं वह 1,03,000 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं जनवरी 21 में। फरवरी 21 में 99,100 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। मार्च में 70,797 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं। अब इसको क्या कहेंगे? अब इसको कोविड से डेथ मानेंगे? जब कोविड नहीं था, हमारे 1.5 से 2 लाख टेस्ट पर डे हो रहे हैं, वह उसका पार्ट नहीं था। मौत के कारण कई हो सकते हैं, एक्सीडेंट से हो सकता है, हार्ट अटैक से हो सकता है, कैंसर से हो सकता है, किडनी फेलियर से हो सकता है, अन्य किसी भी उसके कारण हो सकता है। आप उसके साथ उसको जोड़ करके नहीं देख सकते। इसलिए देखिए, दूसरा ये देखिए, मौत में जो आप